इंग्लिश का एक सही वाक्य बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उनको ध्यान में रख के ही आप एक छोटा वाक्य बनाते हैं। तो क्या रूल है? वो सारे के सारे रूल यहाँ पर आप सीखेंगे। बिल्कुल ज़ीरो लेवल की, बेसिक लेवल की ये इंग्लिश की क्लास होगी। यहाँ पर आप सीखेंगे एक सही तरीके से वाक्य को बनाना, किस तरीके से हम उस वाक्य को, सेंटेंस को बनाएं, क्रिएट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने के कुछ रूल होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट होता है यानी कि जो कर्ता है उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, और कर्ता में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल हम एक सेंटेंस में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया क्या होती है, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इनको याद रखें, कैसे हमारे ध्यान में आए कि ये वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगेगी, और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है सारी की सारी सीखेंगे। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया जिनको आप याद करते रहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो उनका इस्तेमाल हम कैसे करें और कहाँ पर करें, कहाँ पर एक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब की जगह है, कहाँ पर एक सेंटेंस में मेन वर्ब की जगह है, और कहाँ पर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्ट की जगह है। तो ये सारे के सारे नियम आप यहाँ पर सीखेंगे। अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप इजीली एक साधारण सा वाक्य भी सही तरीके से बना पाएंगे बिना किसी मिस्टेक के। तो देखें, सेंटेंस को बनाने का रूल सिंपल सा है, एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना पड़ता है। वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, सिंपल सा, ये सभी वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्टिंग लेवल का यही फॉर्मूला है, इसी को आपको ध्यान में रखकर वाक्य को बनाना पड़ता है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। कई बार हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होती है, किसी वाक्य में नहीं होगी तो आप वहाँ पर वर्ब यानी कि जो मेन वर्ब है ना, जो मुख्य क्रिया है वो लगा देंगे अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद रखनी होती है। इस तरीके का आप अगर साधारण सा वाक्य बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट जो भी अदर वर्ड लास्ट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर वाक्य बनाते हैं। जैसे कि राम क्रिकेट खेल रहा है, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हो जाएगा। तो इससे पहले आपको बेसिक सी नॉलेज टेंस की तो होगी ही कि कौन सा टेंस कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से वाक्य को बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखें, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जिनको हम लास्ट में रखेंगे, और खेल यानी कि खेलना यहाँ पर क्रिया है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, जो भी एक्शन किया जा रहा है खेलने का। और रहा है, रही है, इस तरीके से आप समझते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये याद भी करते हैं कि रहा है, रही है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट का है। रहा था, रही थी, ये जो है कॉन्टिन्यूस टेंस है और ये पास्ट का है, रहा था आ गया ना, इसलिए। तो इस तरीके से आप पहचानते हैं हेल्पिंग वर्ब को, और हेल्पिंग वर्ब की पहचान भी याद करते हैं। अब इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ये जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का, इसको ध्यान में रखकर इस वाक्य को, यानी ये जो हिंदी का सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट शुरू में ही आ गया है, राम, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट राम। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए हमको कहाँ पर जाना पड़ता है? हिंदी के वाक्य में लास्ट में, एंडिंग में जो है हेल्पिंग वर्ब आ रही है, रहा है, अगर रही है, रहा था, तो ये हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, चुका है, चुकी है, इस तरीके से। तो यहाँ पर रहा है यानी कि प्रेजेंट का टेंस है, टेंस आपको आने चाहिए कि प्रेजेंट का टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होगी इज, एम, आर हो जाएगी। अगर सब्जेक्ट राम है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर इज लिखेंगे, हम यहाँ पर आर नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर एम नहीं लिख सकते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल भी सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। और ये कैसे आता है? ये प्रैक्टिस से आता है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। फिर यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया आपने। फिर क्या है? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। अब कॉन्टिन्यूस टेंस है तो यहाँ पर आईएनजी वाली जो है वर्ब की फॉर्म आएगी। तो खेल यानी कि खेलना यहाँ पर मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो खेलना क्या होता है? प्ले। तो यहाँ पर इज को ध्यान में रखकर आपने इज प्लेइंग किया, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब में आईएनजी लग जाता है। और फिर जो भी लास्ट में बच जाता है, आपने मेन वर्ब लगा दी, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट लिख दिया, उसको फिर आप एंडिंग में लिख देंगे। जो भी बच जाता ऑब्जेक्ट है वो
क्रिकेट। इस तरीके से आप वाक्य बना लेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगाएं? तो इसके लिए जो टेंसेज है उनके सेंटेंसेस, उनकी पहचान वो आपको पता होनी चाहिए। अगर टेंसेस की पहचान आ जाती है तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब चलिए वाक्य बनाने के सारे नियम देख ले, क्योंकि हर तरीके का वाक्य बनाना पड़ता है। प्रश्नवाचक वाक्य भी बनाना पड़ता है, नेगेटिव वाक्य यानी नकारात्मक सेंटेंस, नॉट वाले वाक्य भी बनाने पड़ेंगे, साधारण सिंपल सेंटेंसेस भी। इनका अपना फॉर्मूला होता है, इनको आपको ध्यान रखना है और हर टेंस में यही फॉर्मूला लागू होता है। जैसे अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है किसी भी टेंस का, तो सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है, कई बार सिंपल सेंटेंसेस में जो है हेल्पिंग वर्ब हो सिंपल सेंटेंसेस में, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो आप नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप मेन वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि वह खेलता है, आप इस सेंटेंस को वह खेलता है ऐसे ही आपने इसको बनाया, तो आप बना के देखें, वह खेलता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर मेन वर्ब है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप इसे करें। फिर देखिए नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, नकारात्मक वाक्य, यानी कि आपको यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा। क्या करना है, एज इट इज़ ये जो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना वही है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट लगा देना है। जैसे डिड नॉट, डू नॉट का यूज़ होता है, डज नॉट का यूज़ होता है, इज नॉट, आर नॉट, इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है। फिर आ जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब ये नेगेटिव भी होते हैं, इंटरोगेटिव में नेगेटिव वाले भी होते हैं। अब ये बिना नेगेटिव है, यानी यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल नहीं है। तो देखें, सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय। अगर WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख देना है, बस कुछ नहीं है, एज इट इज स्ट्रक्चर है। बस WH फैमिली वाला अगर इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है तो सबसे शुरू में आपको क्या करना है, WH वर्ड लिख देना है इसी फॉर्मूले के आगे। तो इंटरोगेटिव में देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गई। तो इस तरीके से यही स्ट्रक्चर सभी में आपको फॉलो करने, फिर ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाए, यही इंटरोगेटिव अगर नकारात्मक होंगे तो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है। शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारे के सारे फॉर्मूले जब कोई भी वाक्य बनाते हैं वहाँ पर यही स्ट्रक्चर चलता है, यही स्ट्रक्चर लाइफ टाइम जितने भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे, मॉडल्स में चेंज हो जाएगा, वहाँ पर मॉडल वर्ब्स आ जाएगी, लेकिन टेंसेस में आपको यही जो स्ट्रक्चर है इन्हीं को फॉलो करना है। अब देख ले हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है जैसे टेंसेस के अनुसार होती है। यहाँ पर प्रेजेंट का अगर इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का अगर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर का अगर इंडेफिनिट टेंस है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी यानी कि सहायक क्रिया होगी वो अलग अलग होगी। प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तब तो वहाँ पर तो डू डज का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन अगर आप बनाते हैं नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, तो वहाँ पर डू डज का इस्तेमाल होता है। फिर देखें अगर पास्ट का इंडेफिनिट बनाएंगे तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब का। ये भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। अगर पास्ट का इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा तो विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फिर कॉन्टिन्यूस देख लें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इज एम आर हो गया प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस, वॉज वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस की हो गई, विल भी जो है फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इज का इस्तेमाल, एम का इस्तेमाल, आर का, वॉज का, वर का, इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, जो करता होगा ना सब्जेक्ट, जो काम करने वाला, क्रिया को करने वाला, उन्हीं के अनुसार हम क्या करेंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वर लगाएंगे। अब परफेक्ट देखें, तीनों के ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। परफेक्ट में अगर प्रेजेंट का होगा तो हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे। किसका, हैज़ हैव का इस्तेमाल। अब कहाँ हैज़ का करेंगे, हैव का
जो सब्जेक्ट होगा उसको ध्यान में रखना है। हैड है, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है तो सभी के साथ इस्तेमाल हो जाएगी। और यहाँ पर विल हैव है जो कि फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर विल हैव, और पास्ट का परफेक्ट टेंस यहाँ पर हैड। तो ये सारे के सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है, यानी कि सहायक क्रियाएं हैं। तो टेंसेस के अनुसार हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जो भी टेंसेस के रूल होते हैं, नियम होते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि स्ट्रक्चर क्या होता है एक सही वाक्य को, अंग्रेजी के एक सही वाक्य को बनाने का। अब आगे देखें सब्जेक्ट क्या क्या है, यानी कि कर्ता क्या क्या है, जो काम को करने वाले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट देखें, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम, ये मुख्य सब्जेक्ट होते हैं। इनको आपको ध्यान में रखकर ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम, ये सारे के सारे सब्जेक्ट है, यानी कि काम को करने वाले। अगर हिंदी में कहें तो आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम या तू, दे का मतलब वे या वे सब, ही का मतलब और शी का मतलब दोनों का ही वह होता है, बस ही लड़के के लिए और शी लड़की के लिए, इट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स एनिमल्स के लिए इट का यूज़, और नेम यानी कोई भी नाम, राम, सीता, गीता, ये सब नाम। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेंटेंस को बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यहाँ पर सब्जेक्ट और टेंस को ध्यान में रखकर लगानी होती है। सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है और टेंस को ध्यान में रखना है, इन दोनों को ध्यान में रखकर ही हम तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, वहाँ पर लगाना वॉज वर है, हम इज एम आर नहीं लगा सकते, तो हमको सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, यानी सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर और टेंस को ध्यान में रखकर ही हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। जैसे कि इज एम आर हो गई हेल्पिंग वर्ब, फिर वॉज वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, विल बी, विल हैव, इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और कौन से टेंस की बात हो रही है, तो जिस भी टेंस की बात हो रही है तो पहचान के अनुसार, हिंदी के पहचान के अनुसार भी आप जो है ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। शुरुआत आप हिंदी की पहचान के साथ करें, फिर एडवांस में आप जो भी और भी इनकी आइडेंटिफिकेशन है और भी इनके रूल है उनको सीखें। आगे देखें, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये सेंटेंसेस लिए हैं, यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है और बात भी एक ही है, प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट को खेलने की बात है यहाँ पर, और ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब फिर भी यहाँ पर देखें चेंज कैसे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, सभी में सब्जेक्ट क्या है, ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है तुरंत इसके बाद जो ग्रीन कलर में है वो सभी हेल्पिंग वर्ब है। कहीं पर इज़ का इस्तेमाल हो रहा है, वॉज का, हैज़ का, हैड का, विल बी का, विल हैव का। और फिर यहाँ पर इसके बाद में जो मेन वर्ब भी है, तो मेन वर्ब में प्लेइंग आ रहा है, कहीं पर प्लेड आ रहा है और प्लेड आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अलग है, एक तो आईएनजी वाली फॉर्म है, ठीक है, प्ले की, और एक जो है तीसरा या दूसरा रूप है। अब कौन सा तीसरा या दूसरा है, दोनों का सेम होता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अब कैसे पता चलेगा इज़ प्लेइंग है, इन दोनों को कंबाइंड कर कर हम पहचानेंगे। इज़ के साथ जो वर्ब आ रही है इसमें आईएनजी लग रहा है, तो ये है तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इज़ एम आर जो है प्रेजेंट में यूज़ होती है, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। इस तरीके से आपने पहचाना एक अंग्रेजी के वाक्य को देखकर। फिर यहाँ पर देखा कि वॉज है, वॉज के बाद में प्ले, यहाँ पर वर्ब है और वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी लगा है। तो आपने ये तो पहचान लिया कि इज़ एम आर वॉज वर के साथ अगर आईएनजी वाली वर्ब आती है कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, और वॉज वर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। इस तरीके से पहचाना। फिर यहाँ पर देखा हैज़ है और हैज़ के साथ एक वर्ब है। अब जब हैज़, हैव और हैड के साथ वर्ब आती है तो तीसरा रूप आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये बात होती है परफेक्ट टेंस की। किसकी, परफेक्ट टेंस की। अब हैज़ या हैव होता है वो प्रेजेंट का होता है, तो यहाँ पर हैज़ है, सब्जेक्ट के अनुसार
अनुसार ही है इसलिए हैज़ लगा है, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। और ये जो प्लेड है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैसे पहचाना? धीरे धीरे प्रैक्टिस से पहचाना। फिर यहाँ पर देखिए हैड है, हैड के साथ भी वर्ब है। जैसे मैंने बताया हैज़, हैव और हैड के साथ अगर कोई वर्ब आती है तो वो तीसरे रूप में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी, वर्ब आती है तो आपने ये तो समझ लिया कि थर्ड फॉर्म जो है परफेक्ट में लगेगी, ठीक है, हैज़, हैव, हैड के साथ। लेकिन ये हैड है तो आपने समझा कि हैड जो है पास्ट में यूज़ होता है, तो पास्ट का परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पर विल बी के साथ, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ वर्ब में आईएनजी लगा है। अगर वर्ब में आईएनजी लगा तो सीधी सी बात है कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो विल बी का फ्यूचर में यूज़ होता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर विल हैव, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर एक मेन वर्ब लगी है जो प्लेड है। अगर विल और हैव लगा है, इसके साथ मेन वर्ब आती है तो तीसरे रूप में आती है, तीसरा रूप परफेक्ट टेंस में यूज होता है, तो ये फ्यूचर है, क्योंकि विल से आपने पहचान लिया तो ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस को पहचानते हैं। सेम ऐसे ही आप इन सेंटेंसेस की हिंदी करते हैं पहचान के साथ। अगर आपको पहचान पता है सारे टेंसेस की, तो इसी के आधार पर आप एक सही वाक्य बना पाते हैं। अगर इतनी सारी जानकारी आपको होती है और इतनी सारी जानकारी आपको लेनी भी पड़ती है अगर आप एक सही वाक्य बनाना, लिखना और बोलना चाहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्रयोग कैसे करेंगे। अब कैसे पता चले कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन से सब्जेक्ट का प्रयोग करें, पहले तो आप देख लें, उसके बाद धीरे धीरे जैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद वो आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि अगर जो सब्जेक्ट है, जो हेल्पिंग वर्ब है, इज़, डज, हैज़ और वॉज होती है, तो यहाँ पर इनका इस्तेमाल हम ही, शी, इट इन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इज, डज, हैज़ और वॉज। अब आप चाहें तो अलग से भी याद कर सकते हैं, अलग से भी आई के साथ कौन सी वर्ब लगती है, ठीक है, आई सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इस तरीके से आप इस लाइन में अगर आप याद कर लेते हैं कौन सी सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगती है, तो धीरे धीरे कर प्रैक्टिस के साथ ये सब याद हो जाता है। फिर यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब जो है आर, डू, हैव, वर आएगी, तो यहाँ पर ही, शीट को छोड़कर सभी के साथ। अब कैसे, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। हैड, डिड और विल होगा ना, ये सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा इनका। अब यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट वी है तो वी के साथ आर आएगा, वी, आर। और अगर पास्ट की बात होगी तो वर आएगा, वी, वर। अगर हैज़, हैव लगाना है तो वी, हैव लगेगा। अब यहाँ पर यू आर, यू वर, यू हैव, तो एक तरीके से प्लूरल इनको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्लूरल। यहाँ पर आई का आपको ऐसे याद रख लेना, आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक वचन करता ही होगा ना, एक ही जना होगा, एक ही पर्सन होगा, तो आई एम, आई वॉज और आई हैव, इस तरीके से आप याद कर ले। आई के साथ हम एम लगाएंगे, आई के साथ वॉज लगाएंगे, जिस भी टेंस की बात होगी आई के साथ हम हैव लगाएंगे। दे आर, दे वर और दे हैव, इस तरीके से यूज करेंगे। दे आर, दे वर या दे हैव, ऐसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, और ये जब पता चल जाएगा तो आप सिंपली जो सेंटेंस होता है उसको एकदम करेक्ट वे में बना पाएंगे। अब आगे देखें वर्ब की फॉर्म्स। वर्ब की फॉर्म्स, अगर आप ये 3 वर्ब की फॉर्म्स जानते हैं तो इस तरीके से भी ठीक है, अगर ऐसे भी करें तो गो, वेंट, गॉन। लेकिन अभी अगर आपको पता है कि 5 फॉर्म्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ कैसे हैं, इन 3 फॉर्म के बाद में ये 5 फॉर्म कैसे हो गई, देखें इसको। जैसे कि यहाँ पर गो, वेंट, गॉन, इस तरीके से, तो गो, वेंट, गॉन यहाँ तक था, ये थर्ड फॉर्म का रेशो यहाँ तक। फिर यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म जुड़ गई है गोइंग। क्या हो गई? गोइंग, जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाते हैं। नहीं तो हम क्या करते थे, इसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते थे, ऐसे भी हम इंक्लूड कर लेते थे कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या हो गई, गोज हो गई, गोज। अब इसको भी हम क्या करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ देते थे, तो इन दोनों को हम समझते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सहारे। अब इनको अलग कर दिया गया है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और
फिफ्थ फॉर्म। तो गो, वेंट, गॉन और गोइंग हो गया, फिर यहाँ पर गोज हो गया। यहाँ पर अब देखें एक एक करके, जैसे कि गो है, इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। गो यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जैसे गो हो गई। अब यहाँ पर पास्ट के इंडेफिनिट में नहीं करते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इकलौता ऐसा टेंस है यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जैसे गॉन, ये परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल हो जाता है। जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी, पास्ट का परफेक्ट होगा तो हैड के साथ क्या होगी, थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अगर फ्यूचर का परफेक्ट होगा तो विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि आईएनजी वाली वर्ब्स यहाँ पर लग जाएगी, जैसे कि गोइंग हो गया है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जहाँ पर हम एस या ई एस लगाते हैं ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ही, शी, इट, इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ब आती है उसमें एस या ई एस लगाते हैं, तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देना है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपको वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए एक सही तरीके से वाक्य को बनाने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे कि सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अगर इनका ऑब्जेक्टिव रूप आता है लास्ट में हम ऐड करते हैं मी, अस, यू, दैम, हिम, हर, इट, इनका ऑब्जेक्टिव रूप। तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि आई का जो है ऑब्जेक्टिव रूप मी है, वी का अस है, इस तरीके से। तो ये जो है इनको हम शुरुआत में नहीं लिखते हैं, एंड में लिखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, अदर वर्ड के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। आई यानी मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे, और ही का मतलब वह, शी का मतलब वह, लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, इट यानी कि यह, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज़ कर देंगे इट का। तो ऑब्जेक्टिव रूप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इनका यूज़ हम सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। अब यहाँ पर देखें हेल्पिंग वर्ब्स जो है, जैसे कि अगर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ये हो गई, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर, ये हो गई। अगर हेल्पिंग वर्ब विल बी, ये हो गई। इसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और अगर ऐसे बोलें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो दोनों तरीके से जो भी आपको ठीक लगे, जैसे भी आप सही समझे, दोनों तरीके से, यानी कि आईएनजी वाली अगर वर्ब लगा देते हैं इन सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो आप समझ जाएंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आपको पता होना चाहिए कि इज, एम, आर जो है प्रेजेंट में यूज़ होता है, वॉज, वर पास्ट में यूज़ होता है, विल बी फ्यूचर में, तो उसी टेंस की ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यानी इज, एम, आर है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, वॉज, वर है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, विल बी है तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर डू, डज का इस्तेमाल होता है, यानी कि ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ पर डू, डज का हम एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर डिड आ गया तो आपने समझ लिया कि ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हमको डिड हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अगर हैज़, हैव, हैड और विल हैव के साथ विल हैव आ गया है तो आपने समझा यहाँ पर परफेक्ट टेंस है, तीनों का ही यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ बीइंग आ जाता है, फिर बीइंग आ जाता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो ये पैसिव वॉइस में बन जाता है। जैसे टेंसेस हो गए एक्टिव, तो इनका हमको पैसिव वॉइस भी बनाना आना चाहिए। फिर देखिए हैज़, हैव, हैड के बाद में अगर बीन आ जाता है, ये भी पैसिव वॉइस में होगा, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अगर हैज़, हैव, हैड, विल हैव बीन, फिर यहाँ पर वर्ब में आईएनजी आ जाता है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। तो इस तरीके से ये सारी पहचान होने लग जाएगी अगर आप सेंटेंसेस को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पूरी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व कर दी है मैंने कि एक जो सही वाक्य है किस तरीके से बनाया जाएगा, कैसे आप पहचानेंगे, अगर आप टेंसेस भी पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से आप उनको याद करेंगे, किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और कैसे हमको एक फॉर्मूले की सहायता से हम जो है एक सही तरीके से जो सेंटेंस है बिल्कुल बिना किसी मिस्टेक के बना पाएँ।
तो यहाँ पर ये थी बेसिक इंग्लिश क्लास, जिसमें आपने सही वाक्य का निर्माण किस तरीके से किया जाए, सही वाक्य को किस तरीके से बनाया जाए, वो सभी रूल्स, वो सभी नियम यहाँ पर सीखे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।